नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, फिल्लर फोरम के इस मंच पे ये मंच हमारा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की। तो न केवल एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करने के लिए, तो इसके अलावा बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, उनको क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप का भी, फिल्लर फोरम का ऐप का माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फिल्लर फोरम की वेबसाइट के माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा, एक नई वेबसाइट बनाई है हमने www.ugc/net.com। वहाँ पर हमारी क्विज स्टार्ट हो चुकी है साथियों। सभी पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा, नए स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि क्विज स्टार्ट हो गई है। तो वहाँ पर आप डेली 5 क्वेश्चंस डाले जाते हैं, तो वहाँ पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिस बार बार एमसीक्यू की डिमांड आती है, उसके लिए हमने ये शुरू कर दिया प्रोसीजर। तो वहाँ से जा करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो था सिस्टम के बारे में, चैनल के बारे में। तो आज हम अपनी क्लास में देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो साथियों, वही मध्यकाल चल रहा है। मध्यकाल के अंदर मुगल काल और मुगल काल के अंदर औरंगजेब। ठीक है, इससे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा आ रहा है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के ऊपर हम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे वन बाय वन करके। तो साथियों, औरंगजेब जो है ना, औरंगजेब, इसकी पूरा नाम था औरंगजेब आलमगीर। इसका पॉलिटिकल टाइम पीरियड 1658 से 1707 के बीच में यहाँ आ गए हैं अब हम। ठीक है, अब ये एक तरह से आप इसे संक्रमण काल मान सकते हैं। संक्रमण काल मतलब मध्यकाल का डाउनफॉल और आधुनिक काल का शुरुआत। तो दोनों के बीच का जो समय काल होता है ना साथियों, किसी दो कालखंडों के बीच का जो समय होता है उसे संक्रमण काल मान लिया जाता है। जैसे कि प्राचीन काल और मध्यकाल के बीच के जो साल होते हैं ना, पूर्व मध्यकाल बोल सकते हैं आप इसे। सल्तनत काल से पहले और प्राचीन काल के बाद में, यानी कि हर्षवर्धन काल के बाद से लेकर के सल्तनत काल के पहले तक का जो पूर्व मध्यकाल है, वो 500 सालों का पूर्व मध्यकाल माना गया। उसे भी हम एक प्रकार से संक्रमण काल कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मूल नाम जो था वो साथियों मुहीउद्दीन। मूल नाम क्या था? मुहीउद्दीन। और इसका जन्म साथियों उज्जैन के पास दोहद में हुआ था, मध्य प्रदेश में। उज्जैन जो जहाँ का महाकालेश्वर मंदिर फेमस है, वही उज्जैन के पास एक दोहद नाम की जगह है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। उसका मूल नाम था मुहीउद्दीन। शाही दरवेश इसकी उपाधि थी। शाही दरवेश इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक सादा रहन सहन था इसका। बादशाह था लेकिन सादा रहन सहन था और दारू वगैरह नहीं पीता था ये। इससे पहले के बादशाह शराब पीते थे। अकबर भांग का अफीम का शौकीन था बहुत ज़्यादा, और भन्न रहता था, पी करके बिन रहता था अकबर। शाही दरवेश जिंदा पीर कहा जाता था इसको। जिंदा पीर इसलिए कहते थे क्योंकि इस्लामिक कानूनों को बहुत ज़्यादा मानता था ये। शरिया, कुरान, शरिया, हदीस और इनको बहुत ज़्यादा मानता था। तो इसी कारणवश इसको जिंदा पीर कहा गया। और इसको कहा गया था ये हो गया, हाँ, ये नक्शबंदी संप्रदाय को मानने वाला था। इसका गुरु था मीर मासूम। इसका गुरु जो था मीर मासूम था। मीर मासूम मानता था नक्शबंदी को, और ये भी जो नक्शबंदी को ही मानता था औरंगजेब। नक्शबंदी संप्रदाय जो अभी सूफी आंदोलन में हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, उसी नक्शबंदी को ये मानता था। ठीक है, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था साथियों। जब ये अंतिम लड़ाई में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो एक बार तो वहीं पर आगरा में, वहीं पर इसका राज्याभिषेक हुआ था। दूसरी बार इसका राज्याभिषेक दिल्ली के अंदर हुआ था। पहले आगरा में और फिर बाद में दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ था। पहले 1658 में और फिर 1659 के अंदर। तो इसने काजियों को कहा कि मेरे राज्याभिषेक की डेट जो है ना 1658 ही रहने दी जाए, जो पहले जो राज्याभिषेक होता उसी को ही मेन माना जाए। लेकिन उस राज्याभिषेक के समय पर साथियों क्या हुआ इसका कि इसको, चूंकि इसने अपने फादर के जीते जी, क्योंकि शाहजहाँ उस समय जिंदा था, 1658-59 में शाहजहाँ जिंदा था। शाहजहाँ की डेथ होती है 1666 में। ठीक है, तो उससे अपने बाप के जीते जी इसने राजगद्दी हथिया ली थी और ये राजा बनना, बादशाह बनना बन गया था। इसी कारण से काजियों ने, मौलानाओं ने और उलेमाओं ने, जो धार्मिक वर्ग था, उन्होंने इसका राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया था। इसको राजा मानने से, बादशाह मानने से और इसका राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया था। तो इसने प्लान किया क्या, इसने अपॉइंट किया एक काजी अब्दुल वहाब नाम के काजी को। काजी तो धार्मिक
जो है क्या बोलते हैं न्याय से संबंधित मामले देखने वाला था, इसको बाद में जिसने किसको प्रधान काजी की पोस्ट दे दी थी, तो इसने इसको औरंगजेब ने काजी अब्दुल वहाब को लालच दिया कि तू मुझे वैलिडेशन दे दे और मैं तुझे कुछ पैसा और कुछ पोस्ट दे दूंगा। तो ये एग्री हो गया इस बात के ऊपर। तो अकेले इसने इसके सर पे ताज रख दिया। ये 40 साल की उम्र में बादशाह बना था और अब काजी अब्दुल वहाब ने इसके सर पे ताज रख दिया बादशाहत को, और बादशाहत को वैलिडेशन दे दिया। और इसके बदले में इसको औरंगजेब ने इसको क्या किया, इसको प्रधान काजी बना दिया। सभी काजियों का काजियों से ऊपर धार्मिक न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कह सकते हैं आप, वो बना दिया। ठीक है, तो इसको बना दिया और इसको कुछ पैसे और दे दिए। तो इस चक्कर इसी वजह से इसको वैलिडेशन मिल गई थी। और बाद में ये वही अब्दुल वहाब है जो कि अपना निजी व्यापार भी करता था, क्योंकि पावर मिल गई थी, पैसा था इसमें, तो अपना निजी व्यापार भी करता था और चोरी छुपे दारू पीता था। धार्मिक संप्रदाय धार्मिक था, सबसे बड़ा न्यायाधीश था एक प्रकार की पोस्ट पे था, लेकिन चोरी छुपे दारू पीता था ये, और अपना छुप छुप करके व्यापार करता था, क्योंकि पैसा था तो कहाँ लगाएगा, व्यापार में लगाएगा, सीधी सी बात है। और बाद में जब ये गोलकुंडा जा रहा था औरंगजेब, तो इसके ऊपर इसने फतवा जारी कर दिया। क्या बात है, इसकी कुछ नीतियों से नाराज होकर के इसने काजी अब्दुल वहाब ने औरंगजेब के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। ठीक है, तो इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। मीर मासूम का ये चेला था नक्शबंदी संप्रदाय का। और इसके जब ये बादशाह बना तो इसने क्या क्या किया, इसने क्या क्या उल्लेखनीय कार्य किए, जरा वो एक बार हम देख लेते हैं। इसने 80 प्रकार के टैक्स हटा दिए थे साथियों। काफी खां बताता है कि इसने 80 प्रकार के टैक्स हटा दिए थे, जिनमें से कि चुंगी कर, खाद्यान्न के ऊपर जो टैक्स लगता था वो कर हटा दिया था। इस प्रकार से छोटे बड़े करके 80 प्रकार टैक्स समाप्त कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। बच्चों के बंध्याकरण पे रोक लगा दी। बच्चों के बंध्याकरण, या एक कम उम्र के औरतों को बंध्याकरण समझते हैं आप? रहने दो, मत पढ़ो, चक्कर रिसर्च में मत जाओ, आप एकेडमिक्स का ही पढ़ लो, वही बहुत आप लोगों के लिए। आपका जितना मैं आप लोगों को अभी तक ऑब्जर्व कर पाया हूँ साथियों, मुझे लग रहा है कि आपका माइंडसेट अभी उतना डेवलप नहीं हो पाया है कि आप उन चीज़ों को समझ सको। मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है रिसर्च से, इसका अध्ययन अध्यापन के 10 साल का एक्सपीरियंस के आधार पर मुझे आप जो हमारी मीटिंग चलती है, कमेंट आते हैं, उस आधार पर मुझे मैंने अनुमान लगाया पर्सनली अपना। हो सकता है मैं 1% गलत हूँ, कि आपका माइंडसेट अभी उतना डेवलप नहीं हो पाया है कि आप इन चीज़ों को समझ सको। तो हम खाली एकेडमिक्स का ही लेंगे, आप ज़्यादा रिसर्च में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा उसमें समय भी ज़्यादा चला जाता है। एकेडमिक्स के ऊपर हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन जो फोकस रहेगा ना, वो एकेडमिक्स के रिलेटेड से पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा वो हमारा। ठीक है, क्योंकि मैंने वो डाला था, क्या बोलते हैं, रिसर्च टेलीग्राम चैनल के ऊपर कुतुब मीनार की, उसमें भी किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट करने का। तो नॉर्मली चलेंगे अब हम, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे, मुझे भी आसानी रहे। ठीक है, तो व्यापार पे इसने टैक्स 80 प्रकार टैक्स हटा दिए। दासों के व्यापार पे बैन लगा दिया, दासों के व्यापार पे भी बैन लगा दिया था इसने। और क्या किया इसने, मद्यपान अपने क्या बोलते हैं राज्य में मद्यपान मतलब ड्रिंक, दारू, शराब, अल्कोहल के ऊपर बैन कर दिया। जुआ खेलने पे बैन कर दिया। शाहजहां ने भी तो कहा, जहांगीर ने जुआ खेलने बैन कर दिया था, लेकिन वो दिवाली के दिन 3 रातों तक खुद जुआ खेलता था। है ना इंटरेस्टिंग बात, नेट का आया क्वेश्चन है, 3 दिन तक जुआ कौन सा मुगल बादशाह खेलता था? तो जहांगीर खेलता था दिवाली के दिन। दिवाली के जो प्रोग्राम चलता ना, तब जुआ खेलता था वो। जुआ बैन लगा दिया इसने। 19 दिन चलने वाला फारसी नवरोज त्यौहार को बंद करवा दिया था साथियों। नवरोज जो होता है ना, फारसी त्यौहार होता है, नया साल बोल सकते हैं एक प्रकार से, जो 19 दिनों तक चलता था, उसके ऊपर उसने बैन लगा दिया, बंद करा दिया। और मुद्राओं के ऊपर कलमा लिखना बंद करा दिया। मुद्रा मतलब करेंसी, सिक्कों के ऊपर जो कलमा लिखा होता है, कलमा बोले तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसको कलमा बोलते हैं। तैयब तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान का पहला ही कलमा है, बताते हैं, पाक। तो उसको जो लिखा होता था करेंसी के ऊपर, सिक्कों के ऊपर, वो हटवा दिया। इसका मानना था कि ये एक तौहीन है अल्लाह की, क्योंकि सिक्के साथियों सबको पता है कई बार गिर जाते हैं नीचे, तो पाँव में भी आ जाते हैं। तो इस वजह से इसने कहा कि इसको हटा दो, और वहाँ पर कविता लिखवा दी, उसकी जगह पर कलमा हटा करके कविता लिखवा दी। संगीत को बैन कर दिया 1669 में।
संगीत, नाचना, गाना, बजाना, संगीत की 3 विधाएं होती हैं, ठीक है। तो ये राज दरबार में बैन कर दिया इसने कि राज दरबार के अंदर कोई नाच गाना, कोई प्रोग्राम, समारोह नहीं होगा। लेकिन बाद में बताते हैं कि कुछ कुछ जगह पर छुप के थोड़ा बहुत कुछ नर्तकियाँ भी होती थी और वो थोड़ा बहुत छुप के करते थे, लेकिन मेन ऑफिशियली बैन लगा दिया था 1969 में। फिर क्या हुआ, जब इसने खुद ने बैन लगा दिया तो जनाजा निकाला संगीतकारों ने मिल करके। भाई संगीतकार है वो कहाँ जाएंगे, वो बेरोजगार हो गए बेचारे। महिलाएं थी, गाने बजाने वाले थे और नृत्य करने वाले, गायन करने वाले जो लोग थे सैकड़ों हजारों संख्या, वो बेरोजगार हो गए। तो उन्होंने एक, चूंकि डायरेक्ट तो वो बादशाह थे, बोल नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया कि जनाजा निकाला, किले के सामने से अर्थी निकाली एक प्रकार से, उसको चप्पलों से पीटते हुए लेके गए कि भाई ये जो है संगीत मर गया है और इसको हम अब दफन करने जा रहे हैं। तो जब औरंगजेब को पता चला कि ऐसी कहानी है, तो उसने पता क्या कहा, स्टेटमेंट नेट का आया क्वेश्चन है, उसने कहा कि इसको इतना गहरा दफन करना कि ये दोबारा निकल करके ना आ सके। लोग क्या करते हैं, लोगों ने जाकर उसे दफना दिया। तो ये जनाजा निकाल दिया। तो जनाजा उसी के बारे में है, किसी और का जनाजा नहीं, खाली संगीत का जनाजा प्रतीकात्मक रूप में निकाला गया था। ये खुद वीणा बजाने में निपुण था, कौन, औरंगजेब। ये कहता था संगीत के बारे में कि संगीत ना अच्छा है ना बुरा, संगीत मुबह है। मुबह वर्ड यूज किया इसने, मुबह यानी कि ना अच्छा है ना बुरा है, साधारण है, नॉर्मल है इसके लिए। ये इंटरेस्ट नहीं रखता था इन चीज़ों में, बहुत कट्टर था। ये कुरान, हदीस और शरीयत को मानने वाला था। और ये कुरान इसको मुँह ज़बान याद थी। वन एंड ओनली मुगल सम्राट था जिसको कुरान याद थी, मुँह ज़बानी याद थी इसको कुरान। और बताते हैं टोपियाँ सील कर अपना खुद का जीवन गुजारता था। तारिक फतेह कहते हैं इसके बारे में, ये बहुत कट्टर था, टोपियाँ सील करके और कुरान की प्रतिलिपियाँ बेच करके जो आमदनी होती उसके ऊपर अपना जीवन गुजारा करता था। शान और शौकत से दूर रहता था, बिल्कुल साधारण जीवन निर्वाह करता था। काजी और मौलवियों को बहुत और उलेमाओं से बहुत ज़्यादा प्रेरित रहता था ये, ठीक। इसी वजह से कट्टर हो गया था, इसकी माइंड सेटिंग कट्टर वाली बन गई थी कि ओनली इस्लाम, दारुल हरब को हम दारुल इस्लाम बना के छोड़ेंगे। इसीलिए इसने कन्वर्सेशन किया, अत्याचार किए, बताऊंगा 1 बाय 1 करके, ठीक है। 1663 में तीर्थ यात्रा कर लगा दिया इसने हिंदुओं के ऊपर। इलाहाबाद में, मथुरा में जो जाते हैं ना तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो उनके ऊपर यात्रियों के ऊपर टैक्स लगा दिया और सती प्रथा को बंद करा दिया, बैन करा दिया सती प्रथा। 1669 में झरोखा दर्शन बंद करा दिया। 1669 में झरोखा जो दर्शन होता था, बादशाह ऊपर चढ़ करके महल पे सबको दर्शन देता था। आज भी जैसे अगर आप जाओगे, अमिताभ बच्चन साहब देते हैं देव दर्शन, लोग सड़क पागल हो गए हैं यार, आदो ऐसे एक इंसान ही वो जा रहे वहाँ खड़े रहेंगे पागल लोग तरह कई घंटों तक लाइन में। वो भाई साहब अमिताभ बच्चन साहब एक बार आएंगे बंगले छत के ऊपर, कहीं बड़ा बंगला बताते हैं उसका, वो एक बार हाई हेलो करेंगे, लोग सीटियाँ मारेंगे, पता नहीं लड़कियाँ कपड़े फाड़ने को तैयार हो जाती हैं। क्या यार, हद हो गई। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी। समझ गए, याद रखना साथियों, है तो एक इंसान ही, भगवान मत बनाओ उसको। तो झरोखा दर्शन इसने भी बंद करा दिया। 1670 में तुलादान बंद करा दिया। जो तोलते थे, राजाओं को तोला जाता ना सिक्कों से या मिठाइयों से, आज भी तोलते हैं कुछ जगहों पे, तो तुलादान प्रथा जो थी वो बंद करा दी। राज दरबार के अंदर, ध्यान दीजिए, पूरे साम्राज्य में नहीं, ओनली राज दरबार के अंदर होली और दिवाली का उत्सव मनाना बंद कर दिया। राज दरबार की बात हो रही है। प्रजा बना सकती है, कोई दिक्कत, राज्य बनाएगा, लेकिन राज दरबार के अंदर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये त्यौहार, नाचना गाना बजाना, पूजा पाठ होती है इनमें, और ये इस्लाम में हराम है एक प्रकार से। और ये था इस्लाम को बहुत ज़्यादा मानने वाला, तो इसलिए सब कुछ बंद करा दिया। ऐसी हर वो चीज़ पे बैन लगाया इसने जो शरीयत के अनुसार, शरीयत जिसको आज्ञा नहीं देती। शरिया लॉ, शरिया कानून एक प्रकार से लागू करने की कोशिश की थी इसने फिर फरमान निकाला। इसने एक बुक है इसकी, क्या नाम उसका, यार क्या नाम है उसका, फतवाए आलमगिरी। हाँ, फतवाए आलमगिरी को अगर आप पढ़ोगे, इतने कट्टर, इतने मतलब क्रिटिकल वर्डिंग्स यूज कर रखी है उसके अंदर, बात है पूछो मत। 500 साल हो गए वो बुक पब्लिश नहीं कर पाए लोग। बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन करने ही नहीं दी सरकार, ना सरकारों ने करने दी, ब्रिटिशर साहब उन्होंने नहीं करने दी, उसके बाद की जो सरकार है उन्होंने नहीं करने दी। अब आकर के साल 2 साल, 1 साल में लगभग हुआ है, कुछ लोग, कुछ विद्वान लगे हुए हैं उसको पर ट्रांसलेशन करने के लिए। वो ट्रांसलेशन हो चुकी है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, जल्द ही
मार्केट में मिल जाएगी, आप पढ़ोगे तो पता लग जाएगा क्या मामला था। होली दिवाली को बैन कर दिया राज दरबार के अंदर। 1665 में साथियों इसने चुंगी कर लगा दिया। 1665 में चुंगी कर लगा। चुंगी कर इसने दो तरह के लगाए साथियों, ये नस्ल वेदी कर दिए, संप्रदायवाद कह सकते हो कि मुसलमानों के ऊपर 2.5%, हिंदुओं के ऊपर 5%, हिंदुओं के ऊपर 5% और मुसलमानों के ऊपर 2.5%। ठीक है, ये चुंगी कर लगा दिया, इसने टैक्स लगा दिया, आयात निर्यात का टैक्स, चुंगी कर बोलते हैं इसको। आज भी जाएंगे ना तो हम, कोई बिजनेस लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको पता होता है चुंगी कर लगता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में स्टेट जब ट्रांसपोर्ट प्रवेश करता है तो वो चुंगी टैक्स काटते हैं। तो 2.5% हिंदुओं पे, 5% मुसलमान, सॉरी 2.5% मुसलमानों पे, 5% हिंदुओं के ऊपर। तो इसमें क्या गड़बड़ हुई साथियों कि लोग बेईमान निकले। लोग बेईमान लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि मुसलमानों ने हिंदुओं का सामान भी अपना कह करके बेचना शुरू कर दिया, टैक्स बचाने के चक्कर में। हिंदू कहते थे मुसलमान, क्योंकि बिजनेस में सब हिंदू मुस्लिम सब करते हैं, इकट्ठा करते हैं बिजनेस, कोई वो नहीं है उसमें, उनको तो कोई वो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई मेरा सामान तू बेच दे, टैक्स तेरा कम लगेगा। तू हाँ ठीक है मैं बेच दूँ, तू मेरे को कुछ दे देना। घूसखोरी, इंडियन के दिमाग में घूसखोरी हमेशा चलती आई है ये साथियों, सदियाँ इतिहास गवाह है इस चीज़ का। इंडियन लोग, सबको नहीं कह रहा मैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बेईमान होते हैं, इसलिए अंग्रेज उनको अलग से ट्रीट करते थे। ये बहुत ज़्यादा बेईमान होते हैं, ये मौका ढूंढते हैं शॉर्टकट का। सब बोलता हूँ, मैं खुद इंडियन हूँ, मैं खुद बोलता हूँ इस चीज़ को लेकर, शॉर्टकट का मौका ढूंढेंगे, बेईमानी का हमेशा बेईमानी चक्र बनेंगे, शॉर्टकट ढूंढेंगे हर चीज़ के अंदर। हर कोई भी इंप्लीमेंटेशन होगा उसको तरीके ढूंढेंगे निकलने का बाहर, उससे शॉर्ट में मिल जाए हमें, बस फ्री में मिल जाए हमें। इसलिए विदेश के लोग इंडियन से नफरत करते हैं। आप लोगों को बता रहा हूँ, इन चीज़ों से दूर बचिए, इन चीज़ों से। हाँ, तो उन्होंने वो कर दिया, तो फिर उन्होंने, इसने क्या किया, दोबारा लगा दिया। मुसलमानों के कुछ समय के लिए बाद में इसने हटा दिया था मुसलमानों के ऊपर से, लेकिन जब इसने देखा कि गड़बड़ हो रही है तो इसने 67 में 2 साल बाद फिर दोबारा लगा दिया। न्याय में ये अच्छा था, कट्टर था लेकिन बहादुर बहुत था। बताऊंगा क्यों था। मज़ारों पे दिए जलाने बैन कर दिए इसने। मज़ारों पे, कब्रों के ऊपर, मस्जिदों, मज़ारों के ऊपर, कब्रों के ऊपर जो दिए जलाते हैं ना जुमेरात को, और उनका वो बनाते हैं उर्स वगैरह, वो बैन कर दिया था इसने। काजी अब्दुल वहाब की अपॉइंटमेंट कर दिए थे इसने। काजी अब्दुल वहाब, मैंने अभी बताया आपको कि इसने इसका जो है राज्याभिषेक किया था। और उसने महोत्सव धर्माधिकारियों की हर प्रांत में नियुक्ति की, महोत्सव की, उसे धर्माधिकारी है, महोत्सव बोला गया कि प्रजा में देखो कि प्रजा क्या अपने नियम का, मुसलमान खासतौर से क्या नियमों को, शरीयत के अनुसार नियमों को निभा पा रहे हैं, नहीं निभा पा रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए इसने एक अधिकारी की, धर्माधिकारी की नियुक्ति की थी। उसका नाम था, उसकी पोस्ट थी मुहत्सिब। हर प्रांतों में इसने लागू किया वो। ठीक है, हो गया। मंदिर तोड़े, ये सबसे खतरनाक पॉइंट है इसका। इसने मंदिर बहुत ज़्यादा तोड़े थे साथियों। खैर छोड़ो यार, ठीक नहीं है थोड़ा सा। 1661 से लेकर 1669 तक के टाइम पीरियड में इसने बहुत सारे मंदिर तोड़े, जिनमें से मेन बता देता हूँ। सोमनाथ का मंदिर सबसे पहला हमला जो भी करता, सोमनाथ के हमले पे ही करता था। कोई पता है कि सोमनाथ पे क्यों जाते सारे? मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के औरंगजेब तक 1707 से 1712 में आया था मोहम्मद बिन कासिम, 1711-12 में, ठीक है। और उससे लेकर 1707 आ गया था, तो 1000 साल लगभग हो गए हैं। सोमनाथ टारगेट रहा है, सोमनाथ, क्लियर। तो क्योंकि मेरा पर्सनल अनुमान है क्योंकि वहाँ का धन संपदा ज़्यादा होगी, इसलिए वहीं पर वही टारगेट करते थे। जहाँ पैसा ज़्यादा होगा सीधी सी बात, लोग वहीं जाए, वहीं चोरी करेगा जहाँ उसको उम्मीद होती ज़्यादा पैसा मिलने की। तो यहाँ पर रहा होगा पैसा ज़्यादा, तो चढ़ावा ज़्यादा मिलता। आज देखो गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर वैसे ही बिजनेसमैन लोग हैं। आज भी अगर आप देखो सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन गुजरात में है, गुजराती है, सिंधी है, गुजराती लोग बिजनेसमैन माने सेठ होते हैं। और मथुरा का केशवनाथ मंदिर तोड़ा, बनारस का विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, ये आज भी हैं। मथुरा आज भी हिंदू मुस्लिम के झगड़े इसी चीज़ों को लेकर चल रहा है। एक तो मामला 5 सालों में जाकर सुलझा है, कौन सा? अयोध्या का राम मंदिर जन्मभूमि वाला मामला 1528 में तोड़ा था। बाबर के सेनापति ने, जिसका नाम था मीर बांकी, उसने तोड़ा था। 5 साल लगे उसको मामले को सुलझाने के लिए, और ये अभी तक सुलझ नहीं पा रहे हैं। ये मामला अभी तक चल रहा है कोर्ट कचहरी में। मथुरा केशवनाथ और बनारस का विश्वनाथ, ये पता क्या यार, मेरा मानना है इनको ना बैठ करके सुलझा लेना चाहिए। हमारी 4 बड़ी पीठें हैं, 4 बड़े 12 ज्योतिर्लिंग है और 4 बड़ी पीठें हैं। उसमें से चारों पे मांगा था मुसलमानों से कि भाई आप हमारे 4 मंदिर दे दो, बाकी जिनका पर आपका बजाय उनका मस्जिदें जो इनको कन्वर्ट किया उनको रहने दो। 30,000 से ज़्यादा मंदिरों को कन्वर्ट करके मस्जिदों में बनाया गया। वो नहीं मान रहे। अब कुछ पॉलिटिशियन आ जाते हैं बीच में, धर्म के ठेकेदार आ जाते हैं, ये मामले को सुलझाने ही नहीं देते। नहीं तो अगर सुलझाना चाहे तो इंटरमीडिएट के माध्यम से सुलझा सकते हैं।
अजीम प्रेम जी इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी कोशिश की, नहीं सुलझ पाया। श्री श्री रविशंकर धर्मगुरु हैं एक, उन्होंने कोशिश की, नहीं सुलझ पाया। चल रहा मामला, देखो कब सुलझेगा कब नहीं। विद्रोह अब जब इतने सारे काम करेगा साथियों तो इसका रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, पब्लिक रिएक्ट करती है, फिर उसको विद्रोह बोलते हैं। क्या हुआ था, कौन कौन से विद्रोह कहाँ पर हुए, वो उसको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक है, तो मथुरा का जाट, मथुरा के अंदर सबसे पहले बिगुल बजा विद्रोह का, कि उन्होंने बजाया मथुरा के जाटों ने, जिनमें से फेमस कौन है, गोकुल जो थे साथी, ये मथुरा का था, और इसने जो मथुरा का सूबेदार था उसी का वध कर दिया था। फिर बड़ी मुश्किल से मामला शांत हुआ। ठीक है, राजा राम, ये तो बहुत ही ज़्यादा था। राजा राम और राम चेहरा 2 बंदे थे ये। राजा राम ने बहुत ज़्यादा मिल करके 1886 के अंदर, नेट का आया क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, डेट नोट कर लीजिए। 1886 के अंदर राजा राम ने क्या किया साथियों कि जो अकबर का मकबरा था सिकंदरा के अंदर, उसको तोड़ा, कबर तोड़ी, उसके अवशेष बाहर निकाले, हड्डियाँ, और उसमें आग लगा दी, हड्डियाँ जला दी और फैला दी। कहीं पर ले मिलेगा कि हड्डियाँ बाहर निकाल के हवा में फैला दी, कहीं पर लिखा मिलेगा कि हड्डियों को अग्निसात कर दिया, हड्डियों को भी उसने जला दिया था, और लूटपाट कर ली थी। वो मकबरा सिकंदरा का तोड़ दिया, तोड़ फोड़ मचाई थी उसने, विद्रोह कर दिया था। ठीक है, चूड़ामन ने विद्रोह किया। चूड़ामन भी वही चूड़ामन है साथियों जिसने आगे चलकर बाद में भरतपुर साम्राज्य की स्थापना की थी। आधुनिक राजस्थान में भरतपुर राज्य की स्थापना करता चूड़ामन माना गया है। बदन सिंह ने विद्रोह किया। सूरजमल, जो कि जाटों का पलेटो जिसको कहा गया है, नेट का आया क्वेश्चन है, जाटों का पलेटो किसे कहा गया है, सूरजमल जाट को, ये इसने विद्रोह कर दिया था। ये इसके बारे में एक खास बात बताता हूँ साथियों, 1761 के अंदर जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ना, तो ये इंडिपेंडेंट रहा, इसने ना मराठों का साथ दिया ना ही अफगानों का साथ दिया था। बताऊंगा जब मॉडर्न इंडिया आएगा ना, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा, क्या राम कहानी रही थी, क्यों हार गए थे मराठा, इसमें बहुत का फैक्ट है उसके अंदर। सतनामियों का विद्रोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिए, मैं मेन पढ़ाऊंगा, बाकी आप अपना देख लेना डिटेल से, टेलीग्राम में पोस्ट कर दूँगा, वहाँ से देख लेना। ठीक है, सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के समय में हुआ था। सतनामी रोशनिया संप्रदाय को ये मानने वाले थे। ठीक है, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। बिशन सिंह कछवाओं में से बिशन सिंह ने विद्रोह किया था। सिखों के ने भी विद्रोह किया था, क्योंकि इनकी कुछ क्रिटिकल्स थी, तो गुरु तेग बहादुर सिंह को इसने फांसी दे दी थी। गुरु तेग बहादुर सिंह को इसने फांसी दे दी थी, लिखा तो है फांसी दे दी, लेकिन बहुत टॉर्चर करके उनका अंत हुआ था, बताता, आई एम सॉरी फॉर दैट। गुरु गोविंद सिंह के साथ लड़ाई लड़ी साथियों, उन्होंने 4 युद्ध लड़े थे। उनके 4 बेटे थे, 2 को तो मुगलों ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, और 2 जो छोटे साहिबजादे थे वो चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए थे। और खुद गुरु गोविंद सिंह को एक अफगान ने नांदेड़ में छुरा मार करके उनका मर्डर कर दिया था, बताते हैं। उसके बाद से गुरु परंपरा खत्म हो गई, तो गुरु बन गया था सिखों का, गुरु ग्रंथ साहिब को ही अंतिम गुरु माना गया। फिर मैं पहले बता चुका हूं इस चीज को। ठीक है, अकबर टू बोले तो इसी का ही बेटा था शहजादा अकबर टू, औरंगजेब का ही बेटा था। विद्रोह कर देते थे। विद्रोह क्यों करते थे? क्योंकि उत्तराधिकार को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस रही है। शाहजहां ने अपने भाइयों को मार करके गद्दी हथियाई थी, है। इसी तरह से बहुत मामला चलता रहा है, क्योंकि एक कोई फिक्स वो नहीं था, उत्तराधिकार का कोई नियम फिक्स नहीं था कि भाई बेटे राजा के बाद कौन सा बेटा उसका उत्तराधिकार बनेगा। ये कोई नियम कानून नहीं थे, तो भी सी बात, जहाँ नियम कानून नहीं बनेगा वहाँ झगड़े होंगे। झगड़े में तो वही होता जिसकी लाठी उसकी बहन, जो जीता वही सिकंदर, नहीं जो जीता वो पोरस। अकबर टू में साथियों 1681 के अंदर खुद बादशाह बन बैठा था। अकबर टू ने विद्रोह कर दिया था, और इसको अकबर टू ने कुछ राजपूतों ने सहायता दी थी, कुछ राजपूतों की सहायता से मिलकर इसने 1681 में खुद को बादशाह घोषित कर दिया था। अकबर औरंगजेब की बड़ी समस्याओं में से ये भी था अकबर टू। ठीक है, यूसुफ जाइयों का विद्रोह हुआ था 1667 में, जिसका कि लीडर था भागू। ये जब विद्रोह हुआ था तो इनको इंपॉर्टेंट है, इनका विद्रोह का लीडर और विद्रोह का टाइम डेट, ये तीनों चीजें अच्छे से देख लीजिए आप। ये मैच मेकिंग बहुत आते हैं आपके, क्लियर। अफरीदियों का विद्रोह हुआ 1672 में। अकमल खां जिसका कि लीडर था, अकमल खां खटक। कोई बताएगा खटक का मतलब क्या होता है? खटक होता है खटीक, जैसे इस्लाम को मानने वाले कसाई होते हैं ना, जो जानवरों को मांस बेचते हैं,
ऐसे ही हिंदुओं में एक जाति होती है खटीक बोलते हैं उसको। खटीक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इस्लाम में तो क्या करते हैं, हलाल करते हैं जानवर को, धीरे धीरे काटते हैं। ठीक है, छुरी चलती धीरे धीरे करके काटते हैं। वो मौलाना साहब को पढ़ेंगे और वो धीरे धीरे करके काटते हैं तो वो उसको हलाल बोलते हैं। हमारे में क्या होता है कि खट से कर देते हैं, छुरा लाया बड़ा और खटक, इसलिए खट बोलता है तो इसलिए खटीक नाम रख दिया उनका। नहीं, खटक से खट से खटीक बन जाते हैं। और बुंदेलखंड में विद्रोह, बुंदेलखंड में क्या हुआ 1775 के अंदर, जिसका कि बुंदेलखंड में जो विद्रोह हुआ था उसका केंद्र था ओरछा के अंदर था। और वहाँ पर जो था चंपत राय ने विद्रोह किया था, लीड था चंपत राय के ऊपर जब हमला किया गया विद्रोह को दबाने के लिए, चंपत राय ने जब सोचा कि मैं हार रहा हूँ तो इसको मुगलों के अधीन आने से अच्छा है कि मैं खुद ही सुसाइड कर लूँ, तो वो खुद ने ही सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी चंपत राय ने। फिर उसका बेटा था छत्रसाल, इसने विद्रोह को बुलंद रखा। ठीक है, तो ये हमारे आज का यहाँ इस तरफ का चैप्टर था, ये हमने डिटेल्स की कवर कर ली है। अब यहाँ तक का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। अब हम थोड़ा सा इस तरफ का देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी पी लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा हाँ, अब इधर ये हो गया हमारा इस तरह का पोर्शन कंप्लीट। ठीक है, अब हम इस तरफ वाला पोर्शन देखते हैं। ठीक है, तो औरंगजेब की विजय ये आपने खुद ने पढ़नी है भाई। इसने कहाँ कहाँ पर हमले की, शुरुआत कैसे की, कहाँ का सेनापति बना था, सूबेदार बना था ये, उसके बाद कहाँ कहाँ पर हमले किए, 1 बाय 1 करके ये आपने खुद ने देखना है। मैंने नहीं करा पाऊँगा इस टॉपिक को, बहुत लंबा चल जाएगा मामला, बहुत लंबा टॉपिक है ये, खुद भी किया करो, ये खुद मैंने लिख दिया इस वजह से कि आप खुद ने पढ़ना आपने ये। ठीक है, अब हम और आगे देखते हैं। तो अब आप देखते हैं हम यूरोपीय संबंध, यूरोपीय कौन कौन आए थे, किस किस टाइम पे पीरियड में आए थे, उनका क्या रिलेशन रहा औरंगजेब के समय पर। ठीक है, तो क्या हुआ 1686 के अंदर साथियों, 1686 के अंदर क्या हुआ जॉन चाइल्ड ने हमला कर दिया। ये गार्डन चाइल्ड का भाई था, गार्डन चाइल्ड का छोटा भाई था, इसने हमला कर दिया हुगली पे। हुगली वेस्ट बंगाल के अंदर है। वेस्ट बंगाल के अंदर अंग्रेजों ने, सबको पता होगा, कलकत्ता में अपनी राजधानी बनाई थी पहली, तो वो बंगाल में ही गए थे। तो बंगाल में जब वो गए थे तो हुगली के ऊपर उन्होंने हुगली को नष्ट कर दिया, हुगली के ऊपर हमला कर दिया। और इन्होंने चाहा कि उन्होंने यूरोपियंस ने चाहा कि अब तो हम, पावर हमारी है, सत्ता हमारी है, तो अब तो हम जीत लेंगे बंगाल को। इनका ये डिसीजन गलत था और औरंगजेब ने कि सेनानी को मार मार के भगा दिया साथियों, और मार मार के भगा दिया था। ये हार गए थे और इनको शरण लेनी पड़ी थी फुल्टा आइलैंड पे। गंगा का डेल्टा है जहाँ गंगा गिरती है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है फुल्टा द्वीप, फुल्टा आइलैंड बोलते हैं उसको। वहाँ पर जाकर इन्होंने शरण लेनी पड़ी थी और माफ़ी मांगी, इन्होंने माफ़ी मांगी और फिर जुर्माना दिया। जुर्माना कितना लगा इनके ऊपर, 1.5 लाख रुपए। औरंगजेब ने इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया, जो 1.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया, 1.5% चुंगी कर जजिया कर दिया और 2.5% चुंगी लगाई इनके ऊपर। चुंगी कितनी, 2%, सॉरी 2% चुंगी और जजिया दिया, 1.5% जजिया लिया इनसे औरंगजेब ने। भाई साहब ठंडे हो गए, जोशुआ चाइल्ड और गॉर्डन चाइल्ड जो थे ना, अंग्रेजों का दमन कर दिया। फिर दोबारा गलती करी इन्होंने। ये अंग्रेज साथियों, ये बात कहनी पड़ी खास, ये हार नहीं मानते कभी जल्दी से। ये एक्शन करेंगे फिर हटेंगे, एक्शन करेंगे फिर हटेंगे, और जब तक पूरे तरह से कब्जा ना कर, जब तक अपने प्लान को पूरा तरीके से अंजाम ना दे दे, ये हार नहीं मानते। ये बात कहनी पड़ेगी। बहुत विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है इन लोगों की, जल्दी से हार नहीं मानते। हार गए फिर लड़ेंगे, फिर हार गए फिर लड़ेंगे, फिर हार गए फिर लड़ेंगे। इसी कारण, यही कारण मेन रीजन साथियों कि पुनः धीरे धीरे करके पूरा भारत कब्जा लिया था। और ये धोखेबाज होते हैं, सबसे बड़ी बात, ये अपने जबान कभी पक्के नहीं होते साथियों, धोखेबाज होते हैं। धोखाधड़ी करके इन्होंने करवाया। पहले एक राजा को हराया, फिर कहा तू हमारे साथ आ जा, हम मिलकर इसको हराते हैं। ठीक है, उसको हराया, फिर दोनों की सेना ले ली, फिर क्या तू कौन और मैं कौन, फिर जिसके साथ लिया उसी को हरा दिया। ऐसा करके उन्होंने कब्जाया और कानून बना के कब्जाया। बताऊंगा मॉडर्न इंडिया आएगा तब। जब 4 लाख ने वहाँ पे माफ़ी मांग ली, दोबारा क्या बोलते हैं, दोबारा हमला किया है इसने, वही फिर दोबारा ऐसे ही हमला किया, जैसे हुगली लूटा था, दोबारा हमला किया तो फिर मुँह की खाई और जोब चारनक ने माफ़ी मांगी यहाँ पर औरंगजेब से दोबारा। ठीक है, 1698 विलियम जॉन नॉरिस आता है, इंग्लैंड के
विलियम थर्ड, इंग्लैंड का जो राजा होता है विलियम थर्ड, उसका पत्र लेकर के, उसको विलियम का जो इंग्लैंड का जो राजा होता है विलियम थर्ड, वो भेजता है पत्र लेकर के, वो व्यापार में कुछ रियायतें चाहता है औरंगजेब से व्यापार करने के लिए, कि हमें कुछ रियायतें मिल जाए। लेकिन औरंगजेब चूंकि उस समय दक्षिण भारत में जा चुका था, 20-25 साल उसके औरंगजेब को दक्षिण भारत में बीते थे अंतिम समय के, और वो सोल्व नहीं कर पाया था दक्षिण भारत का मामला मराठों के साथ में, तो उस समय दक्षिण भारत में था, तो ये उससे मिल नहीं पाया था। कौन? विलियम जॉन नॉरिस मिल नहीं पाया था। ठीक है, 1690 में डॉक्टर जोवन्नी कैरेरी आता है, ये डॉक्टर था, इटली का था, इटली से आता है। ये चांदी का उल्लेख करता है कि पूरे वर्ल्ड से चांदी आती है भारत के अंदर, बहुत ज़्यादा चांदी आती है, कहता है ये, इसने लिखा अपने राइटिंग पे। चांदी ही क्यों आती थी? क्योंकि चांदी के सिक्कों से व्यापार होता था साथियों। चांदी के सिक्कों से व्यापार होता था, इजी एक्सेस हो जाता था, सोना थोड़ा महंगा पड़ता था, चांदी से ज़्यादा व्यापार होता था चांदी के सिक्कों से। ठीक है, तो इसलिए चांदी आती थी। ये कहता है कि 77 साल का औरंगजेब, और क्या कहा इसने कि 77 ईयर्स का औरंगजेब पढ़ने लिखने में तम चश्मा नहीं लगाता है। 77 साल का बंदा, बूढ़ा बंदा, आप कितने बूढ़ा कह लो उसको, वो चश्मा नहीं लगाता पढ़ते लिखते समय। आज कितने लोग चश्मा नहीं लगाते साथियों? 77 साल का बूढ़ा चश्मा नहीं लगाता, पढ़ता भी है, लिखता भी, पढ़ा लिखा इंसान था, कुरान इसका मुंह जबानी याद थी, इतना ब्रिलियंट बंदा था ये, धर्म को बहुत मानता था, बहादुरी बहुत था। ठीक है, आज सबके चश्मे चढ़े हुए हैं, 10 छोटे बच्चों के चश्मे चढ़ गए हैं, सब खान पान की वजह से हुआ मामला, शायद सब ऐसी तैसी होगी। तो चश्मा नहीं लगा इसको। 1666 में जॉन थीवनो आता, थीवनोट, जॉन थीवनाट या थीवनो करके कह लो, ये एक ही बात है, सूरत के अंदर आया। 1670 के अंदर एब्बे कैरी आया फ्रांस में, जो फ्रांस से आया था, ये फ्रांस से आया था एब्बे कैरी, ये सूरत में आया था। 1690 से 93 के टाइम पीरियड रहा है ओविंगटन का। ठीक है, और 1672 में आता सर डॉक्टर जॉन फ्रायर, ये भी डॉक्टर था, जॉन फ्रायर था, जॉन डॉक्टर था। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो थे मुगल संबंध, यूरोपीय कौन कौन कब कब क्या क्या इसका मामला था। अब हम देखते हैं मुगल प्रशासन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था उनका। तो वही सबका जैसे कि होता नॉर्मली, वही केंद्र प्रशासन, केंद्र का मालिक बादशाह होता है, सबको पता है। उसके बाद प्रांतों में बटा, प्रांतों का बोला गया सिख बटे सरकार में, प्रांत के बाद सिख यानी कि जिले, और जिले बटे सरकार बटी परगना में, परगना बोले तो तहसील, और ये तहसील बढ़ती है ग्राम में। ये सिंपल सा फार्मूला है। डिटेल टेलीग्राम पोस्ट कर दूंगा, देख लेना, बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, कुछ आप भी देखो, कुछ मैं पढ़ाऊंगा, और बाकी चीज़ें टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से देखा करो। कोई देखता नहीं देखता यार टेलीग्राम को, या ऐसे ही मामला चल रहा है? जो देखता ईमानदार से हाथ खड़े करो, हेलो बोलो, यस यस यस। जो नहीं बोलता वो ईमानदार से नो नो बोलो, अभी बोलो। जो नहीं देखता ईमानदार से नो बोलो, और जो देखता वो ईमानदार से यस बोलो। और वीडियो के साथ का तभी लाइक करो। बादशाह, सबसे बड़ा बादशाह होता था। वकील मुतलक एक अधिकारी होता जिसका नाम था वकील मुतलक। काजी, सबसे बड़ा धार्मिक अधिकारी जो काजी होता था, काजी कुज्जात, काजी उल कुज्जात बोल देते हैं इसको, प्रधान काजी। काजी उल कुज्जात धार्मिक न्यायिक मामलों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। जैसे कि बोले तो एक प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको, सर्वोच्च न्यायाधीश। और सदर ये जो था, ये जनता के बीच में और केंद्र बादशाह के बीच में एक सेतु का काम करता था, बादशाह के बीच में और जनता के बीच में बिचौलिया था, इंटरमीडिएटर था एक प्रकार से। सदर उस सुदूर कह सकते हैं आप इसे, सदर उस सुदूर। और बाकी जो मेन और जो थोड़े से वो बचे हैं ना प्रशासनिक अधिकारी, टेलीग्राम पोस्ट कर दूंगा, देख लेना भाई। मनसबदारी व्यवस्था साथियों 1575 के अंदर अकबर ने लागू की थी, योग्यता के आधार पर। मनसबदारी एक पोस्ट हुआ करते, एक प्रकार से पोस्ट कहते हैं, रैंक कह सकते हैं आजकल हैं। जैसे कि पता नहीं बाबा कितने समझ पाओगे, कितने नहीं, आप देख लेना यार। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, पुलिस प्रशासन में, पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी IG, इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, IG, उसके नीचे DIG। ठीक है, उसके बाद फिर SP आ जाते हैं हमारे स्टेट में, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि IPS होता है ज़्यादातर मामलों में। IPS अधिकारी को SP बनाया जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उससे नीचे DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उससे नीचे फिर हमारे आते हैं इंस्पेक्टर, SHO कह सकते हैं, इंस्पेक्टर 3 स्टार, जिसके अंदर 3 स्टार लगे होते हैं। ठीक है, फिर ASI,
नहीं SI आएगा, हाँ उसके नीचे SI सब इंस्पेक्टर, उसके नीचे ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके नीचे हेड कांस्टेबल HC हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल के नीचे कांस्टेबल। ये पुलिस प्रशासन के अधिकारी होते हैं 1 बाय 1 ऊपर से नीचे तक। तो ये पुलिस प्रशासन के अधिकारी होते, इसी प्रकार से हर सभी समाजों में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो मनसबदारी व्यवस्था थी 1575 में अकबर ने लागू की थी योग्यता के आधार पर। अबुल फजल कहता है कि 66 तरह के मनसबदार थे, 66 प्रकार के मनसबदार थे, लेकिन उल्लेख करता वो 33 का ही। एक्चुअल में 33 मनसबदारों अधिकारियों का ही उल्लेख करता है। वो नाम इतना पोस्ट बताता कि 66 होते हैं, लेकिन डिटेल देता 33 की ही। तो 33 को ही मानना जाता ज़्यादातर मामलों में। नेट का आया क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप ईमानदारी से। 1594-95 में से जात और सवार लागू किए। जात और सवार में 3 कैटेगरी बना दी इसने। कितनी कैटेगरियाँ बनाई? 3 कैटेगरियाँ बना दी। कौन कौन सी? एक 5000 जात और 5000 सवार। ये जात जो ना, ये पोस्ट होती थी, एक रैंक होती थी, एक पोस्ट होती थी, प्रतिष्ठा। जात मतलब वो जाति नहीं, जात प्रतिष्ठा है, पोस्ट एक प्रकार की लेवल। तो जात और सवार, सवार मतलब सैनिक। इस जात के नीचे कितने सैनिक है? 5000 की जात के नीचे, और 5000 की जात और 5000 का ही सवार, यानी कि 5000 की पोस्ट और 5000 ही इसके नीचे सैनिक होते थे। एक दूसरा 5000 की जात के नीचे 5000 तो 3000 सवार, सॉरी 5000 की जात दे दी, रैंक दे दिया, और 3000 के नीचे सैनिक सेकंड नंबर की। थर्ड नंबर का 5000 का सवार जात और 2000 का सवार, 2000 सैनिक इसके नीचे। तो ये 1 2 3 3 कैटेगरी बना दी इन्होंने। ठीक है, और अब देखते हैं मनसब के प्रकार। 10 से लेकर के सबसे छोटी जात जो होती है वो 10 की होती है साथियों। सबसे छोटी कौन सी? 10 की जात, और सबसे मैक्सिमम होती थी 60,000 की जात हैं, जो कि बादशाहों को ही मिलती। बादशाहों के नीचे जो वो होते थे, क्या बोलते हैं, शहजादे, राजाओं के बेटे, उन्हीं को मिलती थी, राजकुमारों को कह सकते हैं आप। तो 10 से लेकर 50 तक का जो जिसके पास ओहदा होता था वो मनसबदार कहलाता था। 500 से 2000 2500 के बीच में ये कहलाता था अमीर। और 2500 से ऊपर जिसकी जितनी भी वो होती थी रैंक, वो कहलाता था अमीर आजम। 2500 प्लस की जो रैंक होती थी वो कहलाता था अमीर ए आजम। ये ज़्यादातर मामलों में बादशाह के नीचे क्या बोलते हैं, शहजादे, शहजादाओं के बाद में फिर ये शाही घरानों से संबंधित लोगों को ही दी जाती थी, कुलीन घरानों के लोगों को ही दी जाती थी। शाही घराना के लोग भाई भतीजावाद कह सकते हैं एक प्रकार से आप, बड़ी पोस्ट होने के लिए रिजर्व होती थी। और क्या हुआ? शाही सवारियाँ और बांट दिया। क्या? निमस्पा। निमस्पा मतलब 1 घोड़ा 2 सवार, 1 घोड़ा और 2 उसके नीचे सवार। फर्स्ट एक अस्पा में 1 घोड़ा और 1 सवार, 1 घोड़ा और 1 उसके सवार। इसका वेतन होता है 15 रुपये मासिक। इसकी सैलरी कितनी होती थी? 15 रुपीज़ पर मंथ। सिंग अस्पा, 1 अस्पा की। ठीक है, 2 अस्पा में 2 घोड़े और 2 सवार, 2 घोड़े और 2 ही सवार। इसका सैलरी होती थी 20 रुपये पर मंथ। सिंग अस्पा में 3 घोड़ा और 1 सवार। इसकी सैलरी होती थी 25 रुपये पर मंथ, 25 रुपीज़ पर मंथ। ये होता था। ऐसे दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ दिखाई पड़ रहा है इजीली, कोई दिक्कत नहीं यार। फोटो खींच के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता हूँ, नोट कर लिया करो, साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठा करो मेरी क्लास के अंदर। क्लियर? अच्छा ठीक है। अब जागीरदारी संकट। जागीरदारी संकट क्या था साथियों? जागीरदारी संकट क्या था कि वो कहते हैं कि 1 अनार और 100 बीमार, वो वाले हालात हो गए थे। क्या कि जमीन तो हो गई कम, धीरे धीरे के अधिकारी हो गए ज़्यादा। औरंगजेब के काल में 33% जो थे अधिकारी राजपूत थे। 33 कहीं 33 मिलेगा, कहीं 35 मिलेगा। ठीक है, 1/3 जो सेनापति जो बड़े पोस्ट पे थे वो राजपूत थे। और यही इसी ने ही संगीत पर बैन लगाया था, और यही कारण है। और इसी के ही राज्य में, इसी के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा संगीत की पुस्तकें लिखी गई। क्या बात है ना? इंटरेस्टिंग बात। हाँ, इसी ने संगीत को बैन कर दिया, और इसी के टाइम पीरियड में, पॉलिटिकल टाइम पीरियड में संगीत के ऊपर सबसे ज़्यादा फारसी पुस्तकें लिखी गई, चोरी छुपे लिखी जाती थी। तो राजेंद्र मना कर दिया, उनसे संगीत पे बैन लगा दिया, तो लोग चोरी छुपे लिखते थे। सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई इसी के टाइम पीरियड में। नेट का आया क्वेश्चन है, देख सकते हो आप लोग। मनसबदार, जागीरदारी संकट। जागीरदारी संकट में क्या हुआ साथियों? जमीन जैसे जागीर आवंटन की जाती थी,
इक्ता दिया जाता ना, इक्ता दिया जाता था सल्तनत काल में, ऐसे ही जागीर दी जाती थी मुगल काल में कि ये एरिया तेरा है, इसके ऊपर जो राजस्व उगाया जाएगा उसमें से जो तेरा वेतन है वो वेतन को रख करके जो फवाजिल जो शेष बचेगा वो राज्य में जमा करवाना है। तो लोग हो गए ज़्यादा, जागीरें पड़ेगी थोड़ी, अब किसको दे किसके ना किसको ना दे। ये मुगल काल के पतन में बहुत बड़ा कारणों में से एक कारण है जागीरदारी संकट। बहुत सारे कारण थे, कट्टरता भी इसकी धर्मांधता भी रही है, लेकिन ओनली धर्मांधता को भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि ओनली धर्मांध तो शाहजहां भी था, एक दिन में 73-72 76 मंदिर तुड़वा दिए थे उसने। ठीक है, तो बहुत सारे कारण रहे हैं, उनमें से ये कारण है जागीरदारी संकट, इसका धर्मांधता, इसका प्रशासन में सही तरीके से मैनेज ना कर पाना, तो बहुत सारे कारण रहे हैं मुगल काल को पतन में। औरंगजेब के बाद कोई उत्तराधिकारी, निर्बल उत्तराधिकारी हुआ, ये भी एक बड़ा कारण है, मैनेज नहीं कर पाए उसको, प्रशासन को संभाल नहीं पाए। बहादुर शाह रंगीला एक से एक रंगीले हुए हैं जो उसी में डूबे रहते थे भोग विलास में। ठीक, तो ये था जागीरदारी संकट। ठीक है, तो जागीरदारी संकट पर अब आईने दहसाला पद्धति, आईन दहसाला पद्धति साथियों 1580 में टोडरमल ने लागू की थी। तो आईन दहसाला पद्धति का जो जनक माना गया वो टोडरमल माना गया है, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था। ठीक है, इसने क्या किया कि 10 सालों का, हर साल का फसल का वो वैल्यू निकाली कि एक साल इतनी फसल हुई, दूसरे साल इतनी फसल हुई, तीसरे साल इतनी फसल हुई, 10 सालों की वैल्यू निकाली, किस साल कितनी वैल्यू हुई है, कितनी वैल्यू हुई है, उनका एवरेज निकाल लिया। समझ रहे बात को, उनका एवरेज निकाल लिया और जो एवरेज है उसका 33% डिसाइड कर दिया। बहुत इजीली है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट कह सकते हैं आप इसको। 10 सालों में देख ले बंदे ने कि हर साल कितनी फसल पैदा हो रही है, उन 10 सालों का एवरेज निकाल लो आप और उसका 33% लगा दिया टैक्स में कि 33% जो है ये राज्य लेगा, 1/3 33% जो है वो राज्य लेगा भू राजस्व के रूप में। सिंपल है, कोई बुरा नहीं है इसमें। और जो किसान होते वो तीन प्रकार के होते थे किसान उस समय पर, सबको पता है, तो कॉमन सी बात है, खुद कास्ट, पाही कास्ट और मुजारियान। खुद कास्ट जो खुद अपनी ज़मीन पे खुद खेती बाड़ी करते थे, उनकी खुद की ज़मीन थी, खुद ही खेती बाड़ी करते थे। पाही कास्ट जिनकी ज़मीनें थी लेकिन वो दूसरे गाँव में जाकर के खेती करते थे, जिनके खेत दूसरे गाँव में होते दूसरे खेतों में जाकर के वो खेती करते। और मुजारियान ये साधारण कृषक या मजदूर कह सकते हो, खेती बाड़ी के ऊपर जो मजदूरी करने वाले लोग थे, बैल ले जा करके या अपने साधनों से जैसे करते थे, मजदूरी जो करते थे, प्रैक्टिकल जो वर्क ज़्यादा काम करते थे वो मुजारियान करते थे। आज भी अगर आप देखोगे तो हम उधर पंजाब और ये सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, हरियाणा और पंजाब टच में जो है और राजस्थान टच में जो हरियाणा लगता है, इधर से अगर आप देखो तो आज ये प्रथा जा रही है मुजारियान में। माल जमींदार कहता है कि ज़मीन मेरी, पैसा मैं लगाऊंगा, लेबर मुजारियान की, लेबर आपकी रहेगी, और जो अमाउंट, जो फसल पैदा होगी, जो खर्चा होगा, खर्चे को काट करके जो बचेगा उसमें से इतना % आपका और इतना % मेरा। सही भी बात है, कोई बुरा नहीं है इसमें, दबा के करते हैं लोग काम, ठेकेदारी कह सकते हैं एक प्रकार से आप इसे। तो ये सिस्टम था, चल रहा था। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ से तक अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, इससे जुड़ी बात की जो डिटेल बचेंगी मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, हर बार की तरह आप वहाँ से देख सकते हो। देखा करो यार, नेट जर्फ चाहिए ना, करना पड़ेगा साथियों, बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, मरना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, कंटिन्यू, तब जाकर रिजल्ट आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ऐसे कुछ नहीं होना कि टाइम पास के लिए और चलो जाओ, कुछ नहीं होना। कंटिन्यू टच में रहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, वहाँ एक वो थी स्टूडेंट हमारी, क्या नाम था उसका, अपर्णा पवार था शायद उसका, मैंने उसको कमेंट में बोला कि आप टच में रहिए, रेगुलर क्लास अटेंड करिए। उसको पता नहीं क्या लगा कि वो आजकल कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, पता नहीं आती भी क्लास अटेंड करें या नहीं आती है, पता नहीं कुछ फील हो गया या क्या हो गया। मेरे लिए सभी स्टूडेंट बराबर है यार, मैं किसी को पर्सनल क्यों लूँगा। दिमाग से थोड़ा सोचा करो, ये बहुत हाई है हमारा, हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते साथियों। मैं खास तौर से बस साफ बोल रहा हूँ आप लोगों को, आपका धर्म आपके साथ है, मेरा धर्म मेरे पास है, दैट्स ऑल, बात खत्म। तो लगे रही अपनी कंटिन्यू स्टडी के अंदर साथियों, फिर मिलेंगे नए जोश और नए जुनून के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच।